हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तियानशन एकेडमी के सारे ही डिसाइबल वर्ल्ड ट्री के रूट के अंदर मौजूद यिंग एंड यांग आई 5 एलिमेंट लैंड के अंदर एंटर कर चुके थे, जहां पे वो सब निकल चुके थे अपने लिए इमॉर्टल कैलेस्टियल सीड को ढूंढने के लिए, जहां पे सबसे पहले याओ को प्योर फायर सीड मिलती है और वहीं पे मिस यिंग को वाटर एट्रीब्यूट की सीड मिलती है और वहीं पे मू शैन को फायर ऑरिजिन एसेंस फायर मिलती है, जिसे वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे शी हाओ निकल चुका था मिस क्विंग और मिस चेन जी की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए मिस चेनजी और मिस क्वीन ई के पीछे जा रहा होता है, जहां पे मिस चेनजी अपने सामने क्वीन ई को जाता हुआ देख करके कहती हैं कि क्वीन ई ने ऑलरेडी ब्लू मून फ्लेम को हासिल कर लिया है शी हाओ की वजह से, और मैं इसे और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसके ऊपर अटैक करके इसे पूरी ही तरीके से एब्जॉर्ब कर लूँ। ये कहने के साथ वो सीधा ही क्वीन ई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं और वहीं पे क्वीन ई भी चेन जी को सेंस कर चुकी थी, मगर यहाँ पे शी हाओ मिस चेन जी के इरादे को समझ चुका था। वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही क्वीन ई के पास आके खड़ा हो जाता है। ये देख करके चेन जी तुरंत ही अपने रास्ते को बदल लेती है और तभी वहाँ पे क्वीन ई शी हाओ को जस्ट अपने बगल में देख करके उससे कहती हैं कि शी हाओ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी शी हाओ मिस क्वीनी से कहता है कि आप मेरे साथ आएं। ये कहने के साथ वो मिस क्वीनी को लेकर के अलग डायरेक्शन में चला जाता है और तभी मिस चेनजी वहाँ पे विजिबल होती हैं और गुस्से में शी हाओ की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि एक बार फिर शी हाओ ने उनके प्लान को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पे क्वीन ई शी हाओ से कहती हैं कि शी हाओ, तुम बार बार चेनजी के प्लान में इंटरफेयर क्यों करते हो। तुम ऐसी हरकत करके यहाँ पे चेनजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे बचाने के चक्कर में एक और दुश्मन अपना मत खड़ा करो। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि तुम परेशान ना हो, एक ना एक दिन मैं एक ऐसी टेक्निक को ढूंढ निकालूंगा जिसका इस्तेमाल करके मैं परफेक्टली तुम दोनों को मर्ज कर सकूं और तुम दोनों को एक बॉडी के अंदर आधा आधा हिस्सा मिले। मैं यहाँ पे चेनजी को तुम पर डोमिनेट करने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे एक जायंट सी स्वॉर्ड काफ़ी तेज़ी से उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है। शी हाओ और चेनजी वक्त रहते ही उस अटैक को सेंस करके साइड हट जाते हैं, मगर सडन उन लोगों के ऊपर अब तो स्वॉर्ड की बारिश हो जाती है और तभी शी हाओ और मिस क्वीन ई वो दोनों ही अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सारे ही स्वॉर्ड अटैक को होल्ड करने लगते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि ये स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शार्प है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास कोई इमॉर्टल कैलेस्टियल स्वॉर्ड लेक मौजूद है जिसके अंदर से ये टेरिफाइंग स्वॉर्ड अटैक हम पे हो रहा है, क्योंकि शायद हम लोग उस लेक के काफ़ी करीब हैं। वो लेक शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी वहाँ पे मिस क्वीन ई अपनी स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगती हैं और तभी वो शी हाओ को बताती हैं कि हमसे कुछ दूर पे लेक है जो कि मेटालिक लिक्विड से भरी हुई है और उसी के अंदर से ये सारे ही अटैक हम पे हो रहे हैं। और मैं वहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि वहाँ पे मेटल एट्रीब्यूट की सीड भी मौजूद है जो कि एक फर्नेस के अंदर है और लगभग मिलियन ईयर से वो वहाँ पे मौजूद है। शी हाओ, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें उस मेटालिक लिक्विड के पास जा करके उस मेटल एट्रीब्यूट की सीड को हासिल करना चाहिए। ये सुन करके शी हाओ कहता है तो देर किस बात की, चलो फिर देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या है। जैसे ही शी हाओ और मिस क्वीन ई वो दोनों ही उस लेक के करीब आए थे, उस लेक के अंदर से काफ़ी खतरनाक डिवाइन ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसे देख करके शी हाओ एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस मेटल
एट्रीब्यूट की सीट के पास भी इसके खुद के गार्डियन मौजूद हैं। यहाँ पे शी हाओ के सामने मेटल और फायर से बने हुए कुछ गार्डियंस आकर के उन दोनों के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे शी हाओ और मिस क्वीन ई वो दोनों ही उन सारे ही मेटल और फायर से बने हुए गार्डियंस की धज्जियाँ उड़ा रही होती हैं। वहीं पे शी हाओ को चारों ही तरफ से वो गार्डियन घेर लेते हैं। शी हाओ अपनी इमॉर्टल दा लाओ सॉर्ड को समन करता है और एक ही पावरफुल स्लैश अटैक में कई सारे गार्डियंस को मार देता है, मगर सडन वो सारे ही गार्डियंस फिर से जुड़ने लगते हैं और कुछ उस गार्डियन का लावा सीधे ही शी हाओ के हाथ पे गिरता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तभी वहाँ पे मिस क्वीनी कहती हैं कि शी हाओ संभल करके, हम इन सारे ही गार्डियंस को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पे इस मेटल एट्रीब्यूट की सीट को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक ये गार्डियन भी यहाँ पे नहीं मरेंगे, क्योंकि इन गार्डियन को पावर इस मेटल एट्रीब्यूट की सीट से ही मिल रहा है। ये सुन करके शी हाओ कहता है कि बस इतनी सी बात है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे अपनी कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी जाइंट वेल को वो तुरंत ही समन करता है और उसे सीधा ही आगे की तरफ उस लावा में भेज देता है, जहाँ पे शी हाओ की जाइंट वेल सीधा ही आसमान में उड़ते हुए लावा के अंदर घुस जाती है और उस फर्नेस को कैप्चर करने की कोशिश करती है, मगर वो फर्नेस बहुत ही तेज़ी से उड़ करके शी हाओ की वेल से आगे की तरफ भागने लगता है, जहाँ पे शी हाओ की वेल ने कई सारे गार्डियंस को भी निकल लिया था। मगर सडन शी हाओ अपनी वेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है फेनिक्स में, जो कि बहुत ही तेज़ी से उड़ करके अपने मुंह से उस फर्नेस को पकड़ लेती है और जैसे ही वो ये करती है वो सारे के सारे गार्डियंस वहाँ पे मारे जाते हैं। तभी शी हाओ की फेनिक्स ही उस फर्नेस को लेकर के शी हाओ के पास आ जाती है और जब शी हाओ उस फर्नेस के अंदर से मेटल एट्रीब्यूट की सीट को बाहर निकालता है, उसकी क्वालिटी को देख के शी हाओ यहाँ पे दंग हो चुका था। वो वहाँ पे क्वीनी से कहता है कि ये सीड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मगर यहाँ पे ये सीड का जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो मेरी पावर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्वीनी तुम इसे ट्राई करो, क्या पता इसका स्पिरिचुअल ऑरा तुमसे मैच करे। कहते ही शी हाओ ने उस सीट को सीधा ही क्वीन ई को दे दिया था और क्वीन ई जैसे ही उस सीट को पकड़ती है, क्वीन ई के अंदर मौजूद उसकी ब्लू मून फायर वहां पे ट्रिगर हो जाती है और उसके फोरहेड से बाहर निकल करके उस मेटल एट्रीब्यूट की सीट को वहां पे डिवोर करना स्टार्ट कर देती है। ये देख करके यहाँ पे क्वीन ई को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, मैंने तो यहाँ पे ब्लू मून फायर को समन भी नहीं किया था और कुछ पल में ब्लू मून फायर पूरी ही तरीके से इतनी हाई प्रीमियम क्वालिटी की सीट को एब्सॉर्ब कर चुकी थी। तभी शी हाओ मिस क्वीनी को देख करके कहता है कि क्वीन ई की ब्लू मून फायर तो कमाल की है, पल भर ने इसने इमॉर्टल कैलेस्टियल सीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फायर 5 एलिमेंट सीट को भी ऐसे ही एब्सॉर्ब कर ले। अगर ऐसा है तो ज़रूर क्वीन ई ब्लू मून इमॉर्टल की रीइंकार्नेशन है। शी हाओ ये कह करके अपने मन में ही सही क्वीन ई को घूरे जा रहा होता है। तभी क्वीन ई शी हाओ से कहती है कि प्लीज़ मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर कैसे मेरी ब्लू मून फायर इतनी तेज़ी से ट्रिगर होकर के उस सीट को अपने अंदर तुरंत एब्जॉर्ब कर ली, इसके बारे में मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। अगर तभी उन लोगों के ऊपर इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर वू ताई अपने तीर कमान से अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ तुरंत ही मिस क्वीन ई के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी इमॉर्टल विंग्स को बाहर निकाल लेता है और पीछे से अपने फिनिक्स फायर से क्वीन ई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। भी वो वू ताई कहता है कि इमॉर्टल लेडी तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो आखिर बेवजह तुम इस बेवकूफ़ के साथ अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम्हारी जैसी खूबसूरत लेडी मेरे साथ रहना डिज़र्व करती है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। वहीं पे वो सारे ही अटैक सीधे जा करके शी हाओ के फिनिक्स के ऊपर लगते हैं और वो फिनिक्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वू ताई कहता है कि तुम लोग यहाँ पे इस छोटी सी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये सारी ही डिवाइन टेक्निक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बोरिंग टेक्निक्स हैं जो कि तुम इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ। तभी शी हाओ कहता है कि शायद कुत्तों का भौंकना आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है,
अब लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर की ऑरा को वो तीनों ही एल्डर सेंस कर लेते हैं तियानशन एकेडमी के, जो कि बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस ऑरा की तरफ अपनी स्पेसशिप को लेकर के बढ़ने लगते हैं। और वहीं पे ताइवू अब भड़क चुका था शी हाओ के इस जवाब की वजह से। वो एक लंबी छलांग लगाता है और 3 थंडर एरो को अपने बो के अंदर समन करता है और सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक शी हाओ के ऊपर कर देता है, जहाँ पे क्वीन ई घबरा जाती है और वहीं पे शी हाओ क्वीन ई को शांत करता है। मगर तभी शी हाओ कहता है कि अब बस बहुत हुआ। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी लेजेंडरी कमान को समन करता है और उसके अंदर अपने प्योर गोल्डन थंडर एट्रीब्यूट की पावर से अपने बो के अंदर एक जाइंट सी तीर को समन करता है और सीधे ही खींच के दे मारता है उस ताई वू के ऊपर और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुझे मैं सबक सिखाऊं। वहीं पे ताई वू का सारे ही अटैक से ही शी हाओ के अटैक से टकराता है। शी हाओ की तीर उन सारी ही अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ताई वू की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख करके ताई वू तुरंत ही वहाँ पे अपने इमॉर्टल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि ये तीर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। ये मेरे इमॉर्टल आर्मर के सामने कुछ भी नहीं है। इसे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किया था। मगर तभी शी हाओ की वो तीर सीधे ही जाकर के हिट करती है उस ताइवू को। यहाँ पे इस हिट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि ताइवू का इमॉर्टल आर्मर उसकी बॉडी से निकल के बाहर आ जाता है और वो खुद जमीन पे छटक के नीचे कई सारी चट्टानों से टकराते हुए एक पत्थर से जाके लड़ता है और वहीं रुक जाता है। वहीं पे शी हाओ के हाथ में वो इमॉर्टल आर्मर आ चुका था जिसे शी हाओ वहाँ पे रख लेता है। मगर ताइवू अभी भी शी हाओ को धमकी दे रहा होता है कि वो इमॉर्टल आर्मर उसे सौंप दे वरना उसकी खैर नहीं। तभी शी हाओ तुरंत ही उड़ते हुए आसमान में जाता है और खींच करके काफ़ी तेज़ी से सीधा ही उस ताइवू के चेस्ट पे कूद जाता है और उसे स्केट बोर्ड की तरह घसीटते हुए ज़मीन में रगड़ने लगता है, जहाँ पे ताइवू कहता है कि ये इमॉर्टल आर्मर मेरे इमॉर्टल एकेडमी के सबसे पावरफुल यंग हेवनली किंग ने मुझे दिया था, जो कि मेरा बड़ा भाई है। अगर ये आर्मर तुमने मुझे नहीं दिया तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे शी हाओ कहता है कि मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और अगर यहाँ पे वो हेवनली किंग भी खुद क्यों ना आ जाए मैं फिर भी तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ उसे उठा करके सीधा ही उसकी ही स्पेसशिप के अंदर पटक देता है, जहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के सारे ही डिसाइबल शी हाओ की इस हरकत को देख करके उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई एरोगेंट फूल कि तुम हमारे इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइबल को हम सब के सामने मार रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे फेमस होने की कोशिश कर रहे हो और जब तुमने यहाँ पे इस बैटल को स्टार्ट ही कर दिया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इमॉर्टल एकेडमी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। मगर यहाँ पे तुमने अगर इस इमॉर्टल आर्मर को हमें सौंप दिया तो हो सकता है कि हम तुम पर रहम खा लें। तभी शी हाओ कहता है कि अच्छा तो तुम लोग इमॉर्टल एकेडमी से हो, मगर फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग भाड़ में जाओ। ये सुन करके वो सारे ही डिसाइबल्स अब गुस्से में आकर के शी हाओ के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं पे शी हाओ भी अपनी थंडर की पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों की बैंड बजाने लगता है। वहीं पे अब तियानशन एकेडमी के सारे एल्डर्स भी आ चुके थे, जहाँ पे मिस यिंग भागते हुए आगे बढ़ती हैं और शी हाओ की मदद करने के लिए थर्ड एल्डर से बोलती हैं। मगर तभी थर्ड एल्डर मिस यिंग से कहते हैं कि अभी भी इतनी क्या जल्दी है, वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और मैं तो अभी इस बैटल एरिया के पास पहुंचा भी नहीं हूं, इसलिए सारी ही सिचुएशन शी हाओ के ऊपर छोड़ दो, उसे भी थोड़ा एंजॉय करने दो। क्योंकि ऑलरेडी हमने शी हाओ को बहुत ज़्यादा रोक करके रखा था कि वो हमारे बेवकूफ़ तियानशन एकेडमी के डिसाइबल्स को ना कूटे। मगर जब अब हमारे सामने इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स हैं तो शी हाओ को यहाँ पे एंजॉय करने दो। वहीं पे शी हाओ इतनी बुरी तरीके से उन सब की धुलाई कर रहा था, जिसे देख करके वहाँ पे सेकंड एल्डर एकदम हंसने लगते हैं। उनकी खुशी वहाँ पे हमें साफ साफ चेहरे पे नज़र आ रही होती है। वहीं
पे तभी शी हाओ अपने वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है और उन सारे ही डिसेबल्स की बैंड बजाना शुरू कर देता है। तभी सारे ही डिसेबल्स कहते हैं ये तो वोंग फैमिली की पैसिफाइंग रिबेलियन टेक्निक है, आखिर ये इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पे मिस यंग शी हाओ को वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक पैसिफाइंग रिबेलियन टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देख करके कहती हैं कि ओह माय गॉड लिटिल सिस्टर वोंग सी, मुझे नहीं पता था कि आप सीक्रेटली यहाँ पे शी हाओ को पैसिफाइंग रिबेलियन टेक्निक को सिखा दिए हैं। आखिर इतना भी ज़्यादा गहरा प्यार आप लोगों के बीच में कैसे हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसे सीक्रेट टेक्निक सिखा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छुप छुप के उससे प्यार करती हैं और हमारे सामने कुछ और ही दिखावा करती हैं। मगर तभी मिस वोंगजी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती हैं और शी हाओ को देख करके कहती हैं कि मैंने सिर्फ एक बार ही शी हाओ के सामने अपनी वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक पैसिफाइंग रिबेलियन टेक्निक को परफॉर्म किया था। इसने सिर्फ एक बार देख करके इस टेक्निक को मुझसे भी बेहतर तरीके से इसे परफॉर्म कर रहा है। इस चीज को देख करके अब मुझे भी यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि शी हाओ एक ग्रेटेस्ट हेवनली जीनियस है। वहीं पे हम शी हाओ को देखते हैं जो कि वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को एक्सट्रीम लेवल तक परफॉर्म करके सीधा ही इमॉर्टल एकेडमी की स्पेसशिप के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर आकर के स्पेसशिप के चारों ही तरफ प्रोटेक्टिंग बैरियर बना के शी हाओ के सारे ही अटैक को वहां पे होल्ड करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वो आगे बढ़ते हुए सीधा ही बिल्कुल आसमान में आकर के उड़ते हुए शी हाओ को देख करके कहता है कि आखिर किसकी इतनी ज़रूरत हो गई है कि वो मेरे इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। ये कहने के साथ उसने अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके शी हाओ को सप्रेस करने की कोशिश की होती है, मगर यहाँ पे वो शी हाओ को सप्रेस कर पाता उससे पहले ही शी हाओ के सामने थर्ड एल्डर का एल्केमी फर्नेस आके अपीयर हो जाता है, जो कि शी हाओ के चारों ही तरफ फायर शील्ड बना करके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है और उस इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर के अटैक को वहीं पे होल्ड कर देते हैं। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर कहते हैं कि जब यहाँ पे फाइट दो एकेडमी के यंग कल्टिवेटर्स के बीच में हो रही है तो आखिर बेवजह तुम मेरे एकेडमी के डिसेबल को सप्रेस करने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तभी वो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर कहता है कि अच्छा, तो इन सब के पीछे तियानशेन एकेडमी है और उसका डिसाइबल। ये कहने के साथ वो शी हाओ को देखता है और शी हाओ से कहता है कि जब यहाँ पे डिसाइबल्स की ही बात हो रही है तो मैं बता दूं कि इस लड़के के पास जो इमॉर्टल आर्मर है वो असल में हमारे इमॉर्टल एकेडमी के यंग हेवनली किंग के छोटे भाई का इमॉर्टल आर्मर है और हमारा यंग हेवनली किंग इस समय वर्चुअल दाऊर रैम पे है, उसके पास इनविजिबल पावर है। इसलिए बेहतर यही होगा कि बच्चे तुम उस इमॉर्टल आर्मर को वू ताई को सौंप दो। और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के सपोर्ट में याओ और मिस यिंग और उसके साथ ही आके शी हाओ के पीछे खड़े हो चुके थे। ये देख करके मिस वोंगजी भी उड़ते हुए शी हाओ के सपोर्ट के लिए आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बात आ चुकी थी एकेडमी की। इसलिए वो अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल करके शी हाओ के सपोर्ट में खड़ा होना सही समझती हैं। वहीं पे वो एल्डर अपने हाथ को आगे बढ़ा करके सीधा ही शी हाओ को लास्ट वार्निंग दे रहा होता है वो इमॉर्टल आर्मर वापस करने के लिए। हम देखते हैं कि शी हाओ के पास मू शैन भी आ चुका था। तभी शी हाओ कहता है कि मैं आपको बता दूं कि वू ताई ने पहले मेरे ऊपर अटैक किया और मैंने वू ताई को हरा करके इस बैटल में इस इमॉर्टल आर्मर को जीता है। ये मेरा बैटल ट्रॉफी आर्मर है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। रही बात आपके एकेडमी के कोर डिसाइबल हेवनली किंग की, तो मैं उसे जानता भी नहीं हूँ और उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ये सुन करके यहाँ पे वो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर भड़क चुका था। वो नीचे खड़े हुए तियानशेन एकेडमी के तीनों ही एल्डर की ओर गुस्से से देखता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्शन लेता हूँ तो मेरे सामने ये तीनों ही एल्डर
टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ये लोग इतने वर्दी नहीं हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इतने शांत तरीके से पीछे क्यों खड़े हैं। आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है। मगर तभी वो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर कहता है कि बेहतर यही होगा फिलहाल के लिए कि मैं अपना कदम पीछे ले लूं, क्योंकि इन तीनों एल्डर से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर इन लोगों के पीछे वो जो ग्रैंड एल्डर है वो हम सब की धज्जियाँ उड़ाने की एबिलिटी रखता है। तभी वो सीधा ही शी हाओ से कहता है कि बच्चे, फ़िलहाल के लिए तुम इस इमॉर्टल आर्मर को रख सकते हो, तब तक के लिए जब तक यंग हेवनली किंग इसको लेके कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं। मगर मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम लोग भी यहाँ पे 5 डीमन सीलिंग हेवनली सीड को हासिल करने के लिए इस रिवर्स 5 एलिमेंट फॉर्मेशन के अंदर आए हो, जिसके अंदर और भी कई सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं। तो क्यों ना हम दोनों ही एकेडमी के बीच में एक फेयर कंपटीशन हो जाए। जो भी इस डिवाइन रैलम के अंदर से सबसे ज़्यादा ट्रेजर्स को और उस 5 डीमन सीलिंग हेवनली सीड को हासिल करेगा, वो इस कंपटीशन का विनर होगा। तो आप तीनों ही एल्डर क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? अभी वहाँ पे सेकेंड एल्डर कहते हैं कि ये प्लान तो काफ़ी अच्छा है, और जब यहाँ पे शी हाउ खड़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा इस अपॉर्चुनिटी का कोई और एडवांटेज उठा पाएगा। तो ठीक है, फिर ये चैलेंज यहाँ पे मंजूर है। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही एकेडमी के डिसेबल्स भी पूरी ही तरीके से तैयार हो चुके थे ट्रेजर हंटिंग के लिए, जहाँ पे सबसे पहले हमें एक बुक को दिखाया जाता है, जिस बुक के अंदर एक फ़ोटो होती है, जिस फोटो के अंदर सोल गाइडिंग लोटस होता है। यानी कि ये सारी ही बुक के अंदर यहाँ पे मौजूद सारे ही ट्रेजर्स की फ़ोटो मौजूद थी। ये एक एंशियंट बुक होती है, और तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही डिसेबल्स के सामने भी सोल गाइडिंग लोटस मौजूद होता है, जिसे हासिल करने के लिए वो दोनों ही एकेडमी के कल्टीवेटर ढूंढ पड़ते हैं। मगर तभी वहाँ पे वू ताई कहता है कि तुम सब के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग इस सोल गाइडिंग लोटस को यहीं पे भूल जाओ, वरना मैं तुम सब की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। कहने के साथ वो एक स्लैश टैग उन सब के ऊपर कर देता है। मगर तभी शियाओ अपनी दाओलाओ इमॉर्टल सॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग करके अपने और प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से तीनों के तीनों कल्टीवेटर झटक करके पीछे गिर जाते हैं, और सक्सेसफुली यहाँ पे शियाओ उस सोल गाइडिंग लोटस को हासिल कर चुका था। ये देख करके वहाँ पे तियानशेन एकेडमी के सारे ही एल्डर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे उस बुक के अंदर दूसरी हेवनली हब को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे सक्सेसफुली इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर फैंग ने हासिल कर लिया था। इसी हब को हासिल करने के लिए याओ भी बेचारा किया था, मगर अफसोस की बात है कि वो इसे हासिल नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पे एक और हब अपीयर होता है, जिसे देख करके वहाँ पे सारे कल्टीवेटर टूट पड़ते हैं। वहीं पे 10 क्राउन किंग अपने वुड्स की पावर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके आसमान में जाने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके वो ताई कहता है कि 10 क्राउन किंग, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझसे फ़ाइट करने के लिए मेरे ही सामने खड़े हो? क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को लेकर के पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था 10 क्राउन किंग से फ़ाइट करने के लिए। वहीं पे 10 क्राउन किंग कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के तुम क्वालिफाई नहीं हो मुझसे फ़ाइट करने के लिए। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ जाता है उस हब को हासिल करने के लिए, जहाँ पे 10 क्राउन किंग जस्ट उस हब के बेहद करीब पहुँच के उसे हासिल करने वाला होता है। तभी शिहाओ की दाओ लाओ सॉर्ड उसकी तरफ बढ़ती है। ये देख करके 10 क्राउन किंग एकदम डर जाता है, जहाँ पे शिहाओ की सॉर्ड उसके गर्दन के जस्ट 1 इंच बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे शिहाओ ने अटैक सीधा ही वू ताई के ऊपर कर दिया था, क्योंकि वू ताई यहाँ पे पीछे से आकर के 10 क्राउन किंग के ऊपर अपने स्पीयर से धोखे से अटैक करने वाला होता है। और यहाँ पे सक्सेसफुली 10 क्राउन किंग इस
हब को हासिल कर चुका था। तभी वहाँ पे 10 क्राउन किंग कहता है कि शी-हाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शी-हाओ कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे देख सकता हूँ कि कोई बंदा मेरे ही लोगों को बुली करे, क्योंकि मैं ऐसे बुली करने वाले लोगों से सख्त नफरत करता हूँ मेरे दोस्त। ये कहने के साथ शी-हाओ वहाँ पे हंसने लगता है और तभी वहाँ पे चौथे ट्रेजर की एंट्री होती है, जो कि एक थंडर बीस्ट होता है जिसका पीछा सारे ही कल्टीवेटर कर रहे होते हैं, मगर वो किसी के हाथ में नहीं लगता है। और तभी हम वहाँ पे मैकडू को देखते हैं जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है। वो गुस्से में कहता है कि तियानशन एकेडमी के कल्टीवेटर्स ने ऑलरेडी 2 हेवनली ट्रेजर्स को हासिल कर लिया है और अगर इसे भी हासिल कर लिया तो उन्हें लीड मिल जाएगी। मैं आखिर यहाँ क्या करूँ? तभी उसकी नज़र वहाँ पे क्वीन ई के ऊपर पड़ती है और वो कहता है कि अगर मैं इस वुमेन को कैप्चर कर लूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि आखिर वो शी-हाओ का बच्चा कितना एरोगेंट होता है, मैं उसे घुटनों के बल ला करके रहूँगा। ये कहने के साथ वो क्वीन ई के ऊपर अटैक कर देता है। क्वीन ई घबराते हुए पलटती है और उसकी ब्लू मून फायर बहुत ही तेज़ी से एक्टिवेट होकर के सीधा ही उस मैकडू को चारों ही तरफ से अपने अंदर घेर लेती है, जहाँ पे वो मैकडू चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इन लोगों के पास लेजेंडरी एंशिएंट रिकॉर्ड की ब्लू मून फ्लेम कैसे आ सकती है, ये इम्पॉसिबल है। वो वहाँ पे तड़पने लगता है और अपने ही अटैक में वो फंस चुका था। तभी शी-हाओ वहाँ पे आता है और खींच करके एक पंच मैकडू को दे मारता है और उससे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे फेयरली खेलने की बात की थी, मगर तुम लोग तो यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। मगर तभी शी-हाओ की नज़र क्वीन ई के ऊपर पड़ती है और वो क्वीन ई से कहता है कि क्वीन ई तुम ठीक तो हो ना? तभी क्वीन ई अपनी आँख को बंद करके वहाँ पे ब्लू मून का नाम ले रही होती है और वो पूरी ही तरीके से अनकॉन्शियस होती है, जहाँ पे मिस क्वीन ई के फोरहेड पे उसकी ब्लू मून फ्लेम का मार्क बहुत ही तेज़ी से ब्लिंक करता है और वहीं पे मिस क्वीन ई को ब्लू मून इमॉर्टल नज़र आती है और वो अभी भी ब्लू मून का नाम ले रही होती है। तभी शी-हाओ चिल्लाते हुए कहता है कि क्वीन ई होश में आओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तभी क्वीन ई वहाँ पे अपनी आँख खोलती है। तभी शी-हाओ कहता है कि मैं यहाँ पे कंफर्म था कि क्वीन ई तुम रीइंकार्नेशन हो ब्लू मून इमॉर्टल की। तभी क्वीन ई कहती है कि नहीं शी-हाओ, बहुत पहले एक सुप्रीम बीइंग ने ये कंफर्म कर दिया था कि इस वर्ल्ड में कोई भी रीइंकार्नेशन नहीं हो सकता है। जो मैंने अभी देखा है वो शायद ब्लू मून इमॉर्टल की इनहेरिटेंस होगी, शायद ऐसा ही हो। ये कहने के साथ वो दोनों ही उस थंडर बीस्ट को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हाओ और मिस क्वीन ई ने सक्सेसफुली उस थंडर बीस्ट को दोनों ही साइड से घेर लिया होता है और बीच में वो थंडर बीस्ट फंस जाता है और उसके पास यहाँ पे भागने का भी मौका नहीं होता है। वहीं पे मैकडू अब पागलों की तरह वहाँ पे उठता है और गुस्से में शी-हाओ और मिस क्वीन ई को देखता है कि उन लोगों ने उस थंडर बीस्ट को पकड़ लिया है, तो वो अपने हाथ से काफ़ी पावरफुल अटैक ज़मीन पे दे मारता है और कई सारे स्टोन्स को ज़मीन से बाहर निकालता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ये थंडर बीस्ट मुझे नहीं मिला तो मैं ये किसी को नहीं लेने दूंगा। तभी वहाँ पे उसके ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स चिल्ला के कहते हैं कि मैकडू तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है, तू हमें भी यहाँ पे मारना चाहता है क्या? तभी मैकडू कहता है कि तुम सब के सब बाहर में जाओ, मैं इस शी-हाओ के बच्चे को यहाँ पे जीतने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने लगती है, सारे ही बड़े बड़े स्टोन ज़मीन से बाहर आने लगते हैं और तभी एक डिवाइन रोशनी ज़मीन से चीर करके सीधा ही आसमान की तरफ निकलने लगती है और उस स्क्रिप्चर को देख करके मोशन कहता है कि ये तो सैक्रिफिशियल स्पिरिट टेक्स्ट है, आखिर ये यहाँ पे सडन कैसे अपीयर हो गया? तभी वहाँ पे क्वीन ई नीचे से खड़े होकर के उस स्क्रिप्चर को देख करके कहती है कि शी-हाओ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस जगह पे ही तो 5 डीमन सीलिंग हेवनली सीड मौजूद है। ये कहने के साथ सबकी नज़र आसमान पे पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे गलती से ही सही मैकडू ने एक अच्छा काम किया था। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।